हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग रिसर्च के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग रिसर्च के बारे में। देन इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। देन व्हाट डू यू मीन बाय नर्सिंग रिसर्च एंड डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च। देन ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। फर्स्ट वन, मीनिंग ऑफ रिसर्च। बेसिकली जो टर्म रिसर्च है, जो टर्म रिसर्च यूज करते हैं, विच केम फ्रॉम द मिडल फ्रेंच वर्ड रिसर्च। जो रिसर्च वर्ड है वो कहाँ से आया है? डेराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड रिसर्च। एंड इसका मीनिंग होता है टू इन्वेस्टिगेट थ्रूली। रिसर्च मीन्स इन्वेस्टिगेट करना, किसी भी चीज को फाइंड आउट करना। देन जब हम देखें तो जो रिसर्च वर्ड है बेसिकली दो वर्ड से मिलके बना है, री एंड सर्च। री एंड सर्च। री मीन्स अगेन और बैक, इंक्लूडिंग रिपीटेड और डीप एग्जामिनेशन। मीन्स जो पहले से चीजें हैं उनको फिर से देखना, फिर से एक्सप्लोर करना। एंड सर्च मीन्स लुक फॉर और सीक इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च का मतलब होता है सर्च अगेन। रिसर्च मीन्स सर्च अगेन। जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज पहले से एग्जिस्ट कर रहा है इस वर्ल्ड में, उस नॉलेज को फिर से सर्च करना, फिर से फाइंड आउट करना इन अनदर वे, अलग तरीके से, यूनिक वे से उस नॉलेज को फाइंड आउट करना ही क्या होता है? रिसर्च होता है। मीन्स रिसर्च में हम कोई नई चीज को, नए नॉलेज को फाइंड आउट नहीं करते। जो नॉलेज, जो थियरीज, जो फिनोमिनोन पहले से इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं को फिर से फाइंड आउट करा जाता है, उनको सर्च किया जाता है, विच इज नोन एज रिसर्च। टुगेदर रिसर्च रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। रिसर्च क्या है? रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ सीकिंग नॉलेज थ्रू केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस। मीन्स बाय केयरफुल इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस जो नॉलेज है उसको सर्च करना, उसको फिर से फाइंड आउट करना। देन बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो देर आर सो मेनी डेफिनेशंस ऑफ रिसर्च इन विच some important definitions are: first one, according to Campbell and Stanley. According to Campbell and Stanley, research is an orderly and systematic investigation. Research क्या है? Research is an orderly and systematic investigation into a subject in order to discover or revise fact. रिसर्च एक ऑर्डरली और सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टिगेट करा जाता है, फाइंड आउट करा जाता है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो फैक्ट्स है उनको डिस्कवर करा जाता है या उसको रिवाइव किया जाता है। और टू सोल्व न्यू और एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, जो न्यू प्रॉब्लम्स है, जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। और टू एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स, न्यू प्रिंसिपल्स को, न्यू थियरीज को एस्टैब्लिश करने के पर्पज से जो फाइंड आउट किया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, विच इज नोन एज रिसर्च। देन बच्चों सेकंड डेफिनेशन आती है अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल। अकॉर्डिंग टू जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल, रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी। इनके अकॉर्डिंग रिसर्च क्या है? एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी दैट यूज डिसिप्लिन्ड मेथड। सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जिसमें एक डिसिप्लिन्ड मेथड यूज किया जाता है टू आंसर क्वेश्चंस और सॉल्व ए प्रॉब्लम। जो अपने क्वेश्चन है उनको का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, या जो अपनी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, या जो अपने क्वेश्चन है उनका आंसर फाइंड आउट करने के लिए जो सिस्टमेटिक इंक्वायरी की जाती है वही क्या है? रिसर्च। देन थर्ड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्टिन शटलवर्थ। अकॉर्डिंग टू मार्टिन शटलवर्थ, research is a systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusion. इनके अनुसार रिसर्च क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पर सब जगह एक वर्ड देखने को मिल रहा है, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक मीन्स जो रिसर्च होती है वो एक, उसका एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है, स्टेप टू स्टेप होती है। रिसर्च का प्रोसेस कैसा होता है? स्टेप टू स्टेप प्रोसेस होता है। एंड इसकी एक पर्टिकुलर क्या होगी? फ्रेमवर्क होगी।
इसकी एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होगी। इसलिए रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेस इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश फैक्ट्स, न्यू फैक्ट्स एस्टेब्लिश करने के लिए, एंड टू रीच न्यू कंक्लूजन एस्टेब्लिश करने के पर्पज से जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है वही क्या है, नर्सिंग रिसर्च है, वही क्या है, रिसर्च है। देन नर्सिंग रिसर्च, तो जो रिसर्च है उसी का एक सब डिवीजन है, एक ब्रांच है नर्सिंग रिसर्च। मीन्स अगर कोई रिसर्च नर्सिंग के फील्ड में कंडक्ट की जा रही है तो उसको बोला जाएगा नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स एंड इश्यू। जो क्वेश्चंस है, जो प्रॉब्लम्स है और जो इश्यूज है उनके आंसर को फाइंड आउट करने के लिए रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिस, ऐसे क्वेश्चंस जो नर्सिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड है, जो हेल्थ केयर डिलीवरी से रिलेटेड है, और ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसे इश्यूज जो पेशेंट के हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड। मीन्स ओवरऑल नर्सिंग प्रोफेशन में जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जो हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो हेल्थ रिलेटेड थियरीज है, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनके आंसर के लिए जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है which is known as nursing research. The main aim of nursing research is to generate new knowledge. जो nursing research है इसका main aim होता है to generate new knowledge, validate existing knowledge. new knowledge को generate करना, जो existing knowledge है, जो पहले से exist कर रहा है इस वर्ल्ड में, उसको validate करना, and also offer evidence based solution. Also offer evidence based solution which promote evidence-based care and improve the quality of patient care. तो नर्सिंग रिसर्च का मेन पर्पज होता है एविडेंस बेस्ड केयर को प्रमोट करना एंड पेशेंट को जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। नर्सिंग रिसर्च इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा यूजिंग डिफरेंट रिसर्च मेथड्स एंड टूल। नर्सिंग रिसर्च में मेनली क्या करते हैं, सिस्टमेटिक डेटा को कलेक्ट किया जाता है एंड उनको एनालाइज किया जाता है by using various research methods or using various tools of data collection and data analysis. Through this process, researcher test hypothesis, answer clinical or professional questions, and draw conclusion that can enhance patient outcome. तो जो नर्सिंग रिसर्च का प्रोसेस होता है उसमें रिसर्चर क्या करता है, अपनी हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करता है। रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस एस्टैब्लिश करता है, देन उस हाइपोथेसिस के ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है, देन जो उसके क्लिनिकल क्वेश्चंस है उनका आंसर फाइंड आउट करता है, एंड एट लास्ट अपना कंक्लूजन जनरेट करता है, अपना कंक्लूजन जनरेट करता है। द फाइंडिंग ऑफ नर्सिंग रिसर्च इज यूजफुल इन टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस। जो नर्सिंग रिसर्च है वो यूजफुल होती है नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने में। देन टू सपोर्ट क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग, जो भी हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम्स है, जो नर्सिंग केयर से रिलेटेड, जो पेशेंट केयर से रिलेटेड पॉलिसीज है, जो प्रोग्राम है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस है, उनमें हेल्प करती है नर्सिंग रिसर्च। देन गाइड हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस। देन नर्सिंग रिसर्च स्ट्रेंथन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। जो नर्सिंग रिसर्च है वो हेल्पफुल रहती है इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी लेवल्स। इंडिविजुअल लेवल पर भी और कम्युनिटी लेवल में भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करती है नर्सिंग रिसर्च। अल्टीमेटली नर्सिंग रिसर्च एडवांस द नर्सिंग प्रोफेशन एंड कंट्रीब्यूट टू बेटर हेल्थ आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। देन इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग रिसर्च की। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है नर्सिंग रिसर्च की, अकॉर्डिंग टू ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज, विच इज नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस। नर्सिंग रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एम्ड एट एक्सपांडिंग नॉलेज एंड इम्प्रूविंग नर्सिंग प्रैक्टिस। तो जो मेन एम है नर्सिंग रिसर्च का क्या है,
पेशेंट केयर को प्रमोट करना, नर्सिंग प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना एंड साथ ही नॉलेज को भी इम्प्रूव करना, नॉलेज को एक्सपांड करना। सेकंड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड हंगलर। अकॉर्डिंग टू पॉलिट एंड हंगलर, nursing research is a systematic inquiry designed to develop knowledge about issues of concern to nurse and the nursing profession। मीन्स नर्स एंड नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो इश्यूज है उनके आंसर को फाइंड आउट करना, उनके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना एंड नॉलेज को डेवलप करने का जो सिस्टमेटिक प्रोसेस है विच इज नोन एज नर्सिंग रिसर्च। देन थर्ड डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बर्नर एंड ग्रो। अकॉर्डिंग टू Burns and Grow, nursing research is a scientific process that validate and refine existing knowledge। नर्सिंग रिसर्च क्या साइंटिफिक प्रोसेस है जो वैलिडेट करता है, रिफाइन करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को एंड जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस। न्यू नॉलेज को भी जनरेट किया जाता है और ये न्यू नॉलेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लिनिकल नर्सिंग प्रैक्टिस को इन्फ्लुएंस करता है, पेशेंट केयर को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल रहता है। देन नेक्स्ट वन, मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन नर्सिंग। मीन्स जब बात रिसर्च की आती है तो रिसर्च मीन्स न्यू नॉलेज को एक्वायर करना। तो कुछ बेसिक मेथड्स होते हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, कुछ फॉर्मल मेथड होते हैं, कुछ इनफॉर्मल मेथड्स होते हैं। तो उनकी बात करते हैं कि नर्सिंग में कौन कौन से मेथड होते हैं जिनको यूज करके नॉलेज को एक्वायर किया जाता है या नॉलेज को एक्वायर किया जा सकता है। वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स दैट क्वालिफाइज नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इज दैट इट हैज इट्स ओन बॉडी ऑफ नॉलेज। मीन्स जो नर्सिंग प्रोफेशन है उस प्रोफेशन का एक क्राइटेरिया ये है कि इसकी एक खुद की बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। नर्सिंग कंटिन्यूअसली डेवलप नॉलेज दैट गाइड प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड रिसर्च। इन नर्सिंग प्रोफेशन कंटिन्यूअसली नॉलेज का डेवलपमेंट होता रहता है एंड ये नॉलेज क्लिनिकल प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च में हेल्पफुल रहता है। बिकॉज नर्सिंग इज ए डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग फील्ड, नर्स एक्वायर नॉलेज थ्रू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मीन्स। तो ये जो डेवलपिंग प्रोफेशन है, इस नर्सिंग प्रोफेशन में नर्स डिफरेंट वेज से नॉलेज एक्वायर करती है। देर आर सम फॉर्मल वेज एंड देर आर सम इनफॉर्मल वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। नर्स लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, इंटरेक्शन विथ अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड नर्सिंग रिसर्च। इन नर्सिंग प्रोफेशन जो नर्स नॉलेज एक्वायर करती है उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। थ्रू एक्सपीरियंस नर्स नॉलेज एक्वायर करती है, थ्रू इंटरेक्टिंग विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नर्स नॉलेज गेन करती है, थ्रू कंटिन्यूअस नर्सिंग एजुकेशन नर्स नॉलेज गेन करती है एंड कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च से भी वो नॉलेज को गेन करती है। नर्स यूज मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजन एंड सपोर्ट देयर क्लिनिकल एक्शन। तो अपनी डे टू डे पेशेंट केयर में जो डिसीजन लेने होते हैं, जो एविडेंस बेस्ड डिसीजन है, जो पेशेंट केयर से रिलेटेड डिसीजन है, उनके लिए नर्स मल्टीपल सोर्स ऑफ नॉलेज को यूज करती है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करती है। तो इन सोर्सेज को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट वन अनस्ट्रक्चर्ड मेथड मीन्स इनफॉर्मल मेथड एंड सेकंड वन स्ट्रक्चर्ड मेथड विच इज नोन एज फॉर्मल और साइंटिफिक मेथड। तो बेसिकली नॉलेज एक्वायर करने के नर्सिंग फील्ड में दो तरीके के मेथड होते हैं। फर्स्ट वन अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होते हैं जिनको इनफॉर्मल मेथड भी बोला जाता है एंड सेकंड वन होते हैं फॉर्मल मेथड विच इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड मेथड और साइंटिफिक मेथड्स। तो आगे इन दोनों को डिटेली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन unstructured method of acquiring knowledge which is known as informal method. Unstructured method are informal way of gaining knowledge that do not follow a systematic process। means unstructured method means जिसमें किसी systematic process को follow नहीं करा जाता and are often based on personal experience, cultural belief और subjective judgment। ये जो knowledge acquire करने के method होते हैं
ये पर्सनल एक्सपीरियंस पर डिपेंड करते हैं, कल्चरल बिलीफ एंड सब्जेक्टिव जजमेंट पर डिपेंड करते हैं। देन बात करें इन मेथड की, तो फर्स्ट आता है इसमें ट्रेडिशन। जो फर्स्ट अपना अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है विच इज ट्रेडिशन। ट्रेडिशन इन्वॉल्व पासिंग डाउन नॉलेज, बिलीफ एंड प्रैक्टिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ट्रेडिशन मीन्स बाय ट्रेडिशन जो नॉलेज होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया जाता है, विच इज नोन एज ट्रेडिशनल नॉलेज। नर्सिंग ट्रेडिशंस ऑफन ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड नर्स एंड बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूटीन प्रैक्टिस। नर्सिंग के फील्ड में जो ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, वन नर्स टू अनदर, नर्स मीन्स जो वार्ड में अपनी सीनियर नर्स है, जो क्लिनिकल एरिया में सीनियर नर्स है, उस नर्स से नॉलेज जो न्यू कमर नर्स है, नर्सिंग स्टूडेंट है, उनको ट्रांसफर होता है। तो ये जो अनफॉर्मल वे होता है विच इज नोन एज ट्रेडिशनल मेथड। दीज में बी ट्रांसमिटेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, रोल मॉडलिंग और रिटर्न मटेरियल। ये जो नॉलेज होता है थ्रू ऑब्जर्वेशन के ट्रांसफर होता है, देन रोल मॉडलिंग से और रिटर्न मटेरियल से वन नर्स टू अनदर नर्स ट्रांसफर होता है। ऑल्सो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में बी हेल्पफुल, दे मस्ट बी क्रिटिकली इवेल्युएटेड एंड अपडेटेड अकॉर्डिंग टू करंट एविडेंस बेस्ड रिसर्च टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव पेशेंट केयर। जो ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिस होती है कुछ केस में यूजफुल रहती है, लेकिन इसका केयरफुली इवेल्युएशन होना चाहिए, इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू करंट एविडेंस, जिससे पेशेंट को सेफ एंड इफेक्टिव केयर प्रोवाइड की जाए। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनली जो हमने लर्न किया है वैसी प्रैक्टिस हम किए जा रहे हैं, अपने को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ट्रेडिशनल नॉलेज को भी टाइम के साथ साथ मॉडिफाई करते रहना। देन नेक्स्ट जो मेथड होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड है, सेकंड वन विच इज इंट्यूजन। इंट्यूजन इज एन अनकॉन्शियस इंस्टिंक्टिव अंडरस्टैंडिंग। जो इंट्यूजन होता है ये क्या है, एक अनकॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग है, और जिसको अपन बोलते हैं गट फीलिंग, विच इज नोन एज गट फीलिंग, दैट गाइडेड डिसीजन विदाउट ए क्लियर रेशनल। मीन्स ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है विदाउट एनी क्लियर रेशनल। जैसे कई बार अपने को लगता है कि मुझे ऐसा लगा था कि पेशेंट को ये केयर प्रोवाइड की जानी चाहिए या इस टाइप का इंटरवेंशन दिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे क्यों लगा था इसके पीछे का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इस टाइप की थिंकिंग को, इस टाइप की जो फीलिंग होती है, जो अपना इनर फीलिंग होती है, विच इज नोन एज इंट्यूजन। इन नर्सिंग, इंट्यूजन ऑफन केम फ्रॉम accumulated experience, empathy and awareness of subtle patient cues such as body language और emotional response। तो इन नर्सिंग केयर ये जो अपना इंट्यूजन होता है वो कहाँ से आता है, जो अपना पास्ट एक्सपीरियंस है, जो अपनी एम्पैथी है, और जो अपन पेशेंट की लैंग्वेज और उसकी इमोशनल रेस्पॉन्स के अगेंस्ट अवेयरनेस है अपनी, वहाँ से अपना इंट्यूजन ये डेवलप होता है। While intuition can be useful, it should not be the sole basis of clinical decision making। तो कुछ सिचुएशन में ये इंट्यूजन हेल्पफुल होता है, लेकिन ये क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट नहीं करता, एंड एज इट मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बायस और मे नॉट बी एविडेंस बेस्ड। देन थर्ड जो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है वो होता है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मीन्स जो भी अपने एक्सपर्ट्स है, जो अपने सीनियर्स है, जो सीनियर नर्स, फिजिशियन, जो रिसर्चर, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनसे जो हमने लर्न करा है, जो नॉलेज गेन करा है, विच इज नोन एज ऑथोरिटी। वाइल इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑथोरिटी फिगर्स इज वैल्यूएबल, नर्स मस्ट क्रिटिकली इवैल्यूएट दिस इंफॉर्मेशन एंड कंसिडर करंट एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशंस में चेंज विथ न्यू रिसर्च। तो ये जो हमने ऑथोरिटी से नॉलेज गेन करा है विच इज नोन एज अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑथोरिटी। देन नेक्स्ट वन पर्सनल एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो अपना अनस्ट्रक्चर्ड मेथड होता है नॉलेज गेन करने का, विच इज नोन एज पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस इन्वॉल्व लर्निंग थ्रू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन पेशेंट केयर एंड डेली क्लिनिकल प्रैक्टिस। पर्सनल एक्सपीरियंस मीन्स जो हमने डेली पेशेंट केयर
के टाइम, पेशेंट के साथ कॉन्टेक्ट के टाइम, जो भी हमने नॉलेज गेन करा थ्रू आवर पर्सनल एक्सपीरियंस। इट हेल्प्स नर्स डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स, कॉन्फिडेंस एंड जजमेंट। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ये प्रैक्टिकल स्किल डेवलप करने में हेल्पफुल रहता है, नर्स के कॉन्फिडेंस को डेवलप करता है एंड जजमेंट स्किल को भी डेवलप करता है। ऑल्दो पर्सनल एक्सपीरियंस प्रोवाइड मीनिंगफुल इंसाइट, दे मे बी सब्जेक्टिव, limited to specific situation and not scientifically validated। ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ये अपने को मीनिंगफुल इंसाइट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है, देन इट मे बी सब्जेक्टिव एंड लिमिटेड टू स्पेसिफिक सिचुएशन। जो अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ये लिमिटेड रहता है, जो स्पेसिफिक सिचुएशन है उन्हीं पे। मीन्स अगर अनदर टाइप की सिचुएशन है, ये जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्न करी हुई इंफॉर्मेशन है उनको अनदर टाइप की सिचुएशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते। एंड ऑल्सो नॉट साइंटिफिकली वैलिडेटेड, ये जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है ये साइंटिफिकली वैलिडेटेड नहीं है। देयरफॉर देयर मस्ट बी बैलेंस्ड विथ रिसर्च एविडेंस। तो हमेशा अपने को जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है इसको वैलिडेट करना चाहिए विथ करंट एविडेंस, और एविडेंस बेस्ड केयर को प्रमोट करना चाहिए। नेक्स्ट वन, trial and error. Trial and error involve trying different approach, observing the outcome, and adjusting action until a successful method is found. Trial and error means involving trying different approach, different टाइप की अप्रोच ट्राई की जाती है एंड जो उसके आउटकम्स है उनको ऑब्जर्व किया जाता है। जब तक अपने को फाइनल सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं हो जाता, जब तक अपने करेक्ट आउटकम नहीं आ जाती, तब तक डिफरेंट इंटरवेंशन ट्राई किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्राइंग डिफरेंट पेन मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एंड नोटिसिंग विच वन वर्क बेस्ट फॉर ए पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट के पेन को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजी यूज की जाती है एंड ऑब्जर्व किया जाता है कि कौन सी टेक्निक बेटर वर्क कर रही है। While useful for learning, trial and error may be time consuming, risky, and inappropriate in many clinical situations where patient safety is the priority। तो लर्निंग के केस में ट्रायल एंड एरर मेथड बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है कि ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, रिस्की है एंड पेशेंट केयर में हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर अपनी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है पेशेंट सेफ्टी। ये क्या अपनी प्रायोरिटी है, तो उस केस में ट्रायल एंड एरर मेथड को ट्राई नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन लर्निंग के केस में हम इसको ट्राई कर सकते हैं, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड हम लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड टाइप के मेथड विच इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड मेथड, फॉर्मल और साइंटिफिक मेथड। ये जो मेथड होते हैं ये सिस्टमेटिक होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, साइंटिफिक वे ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज होते हैं। मीन्स सिस्टमेटिक होंगे, प्लान्ड स्टेप बाय स्टेप मेथड होंगे, और साइंटिफिकली इन मेथड को यूज करके हम नॉलेज को गेन करते हैं। दे रिले ऑन रिसर्च, रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच। ये मेथड बेस्ड होते हैं ऑन रिसर्च, रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो इसमें कौन कौन से मेथड आते हैं? फर्स्ट वन लॉजिकल रीजनिंग, सेकंड वन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, थर्ड वन असेंबल्ड इंफॉर्मेशन एंड लास्ट वन साइंटिफिक मेथड। और इसी साइंटिफिक मेथड को बोलते हैं हम रिसर्च। यही मेथड क्या है? अपना रिसर्च मेथड है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड स्ट्रक्चर्ड मेथड, लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स यूज ऑफ सिस्टमेटिक रेशनल थिंकिंग। लॉजिकल रीजनिंग मीन्स सिस्टमेटिक एंड रेशनली थिंक करना टू एनालाइज इंफॉर्मेशन। जो अपने पास इंफॉर्मेशन है उनको एनालाइज करने के लिए, एंड अराइव एट एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन। एंड फाइनली ये एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन प्रिपेयर करना। तो मेनली जो अपनी लॉजिकल रीजनिंग होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट वन इंडक्टिव रीजनिंग एंड सेकंड वन डिडक्टिव रीजनिंग। फर्स्ट वन इंडक्टिव रीजनिंग and second one deductive reasoning. Inductive reasoning means move from specific observation to general observation. Move from specific observation to general
ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन है तो उसको जनरलाइज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक पेशेंट है और अपने रिसर्च करी कि पेशेंट को पेन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय गिविंग डाइवर्जन थेरेपी, बाय गिविंग डाइवर्जन थेरेपी। जो अपना पेशेंट है, जो अपना पेशेंट है रमेश, उसके पेन को अपन ने रिड्यूस किया डाइवर्जन थेरेपी देकर। तो अगर इस पेशेंट के पेन को रिड्यूस किया जा सकता है तो इस टाइप के जितने पेशेंट है उनके पेन को भी डाइवर्जन थेरेपी से रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये जो रीजनिंग है इसको बोला जाता है फ्रॉम स्पेसिफिक टू, जो अपना स्पेसिफिक है वहां से इसको क्या कर रहे हैं हम जनरलाइज कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल ऑब्जर्वेशन, एवरी टाइम रवि ईट्स पीनट ही डेवलप्स ए रेसेज। जब भी रवि पीनट खाता है तो उसको क्या होते हैं, रेसेज हो जाते हैं। देन आवर कंक्लूजन इज रवि इज एलर्जिक टू पीनट। तो रवि को क्या है, पीनट से एलर्जी। सेकंड मेथड होता है डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक मीन्स मैं ये बोलूं कि डाइवर्जन थेरेपी से पेन को रिड्यूस किया जा सकता है, डाइवर्जन थेरेपी से पेन को रिड्यूस किया जा सकता है। तो अपना जो पेशेंट है उसको पेन हो रहा है तो उस केस में अपने पेशेंट को भी डाइवर्जन थेरेपी दी जा सकती है। डाइवर्जन थेरेपी अपने पेशेंट में भी इफेक्टिव हो सकती है। मीन्स मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल। देन सेकंड एग्जांपल, all mammals have lungs, all mammals have lungs, then a horse is a mammal, so a horse has lungs। तो ये जो बोथ टाइप की रीजनिंग है, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, बोथ आर help nurse to analyze clinical situation and make informed decision। ये दोनों टाइप की रीजनिंग नर्स को हेल्पफुल रहती है जो क्लिनिकल सिचुएशन है उनको एनालाइज करने में एंड उनके अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में। देन जो सेकंड मेथड आता है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव एंड रीजनिंग टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड डेवलप इफेक्टिव सॉल्यूशन। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है उसमें क्या किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज की जाती है, क्रिएटिविटी यूज की जाती है एंड रीजनिंग यूज की जाती है टू आइडेंटिफाई आवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए एंड एक इफेक्टिव सॉल्यूशन डेवलप करने। इन नर्सिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग इज यूज्ड इन फॉर्मुलेटिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस को फॉर्मुलेट करने में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज होती है। मैनेजिंग मेडिकल इमरजेंसीज, मेडिकल इमरजेंसी को मैनेज करने में। एंश्योरिंग पेशेंट सेफ्टी, प्लानिंग एंड इवेल्युएटिंग पेशेंट केयर एंड इट इज एन असेंशियल डेली स्किल इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें डेली जो स्किल्स है वहाँ पर एक असेंशियल टूल होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। देन बच्चों बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की तो ये एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है जिसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की फर्स्ट स्टेप रहती है आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या किया जाता है, जो अपनी प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देन प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। देन आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशंस, उस प्रॉब्लम के जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन उन सॉल्यूशन में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट किया जाता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन है उसको सेलेक्ट किया जाता है। देन उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाता है एंड एट लास्ट उसको इवेल्युएट किया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग का जिसमें 6 स्टेप होती है। फर्स्ट वन प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना एंड डिफाइन करना, सेकंड वन प्रॉब्लम को एनालाइज करना, थर्ड वन जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन है उनको आइडेंटिफाई करना, फोर्थ वन अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन को सेलेक्ट करना, देन उसको इम्प्लीमेंट करना एंड एट लास्ट इवेल्युएट करना। बेसिकली सिंपल सा एग्जांपल है कि जो अपना नर्सिंग प्रोसेस होता है
जो अपना नर्सिंग प्रोसेस होता है, उस नर्सिंग प्रोसेस में अपन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करते हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करते हैं। आपने स्टेप्स पढ़ी होगी। जो अपना नर्सिंग प्रोसेस होता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, असेसमेंट होता है, मीन्स अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन डायग्नोसिस होता है, मीन्स प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं। देन अपनी प्लानिंग होती है। प्लानिंग में क्या कर रहे हैं, वेरियस जो सॉल्यूशन है उनको फाइंड आउट कर रहे हैं एंड अपना गोल डिसाइड करते हैं, मीन जो मोस्ट सुटेबल इंटरवेंशन है उसको सेलेक्ट करते हैं। देन उसको अपन क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एट लास्ट इवाल्युएट करते हैं। एट लास्ट क्या करते हैं, इवाल्युएट करते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें जो अप्रोच यूज करते हैं अपन, वो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। Then next one, assembled information. Assembled information. This method involve gathering, organizing, and synthesizing information from multiple sources such as the textbook, research journal, clinical guidelines, online database, and professional experience. तो इन सब से जो हम knowledge gain कर रहे हैं, which is known as assembled information. And next आता है अपने fourth one, scientific method, which is known as research method. Scientific research is most reliable, valid and accurate method of acquiring knowledge. तो नॉलेज एक्वायर करने के जितने भी मेथड है, इनमें से जो मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, जो मोस्ट वैलिड मेथड है एंड एक्यूरेट मेथड है, वो होता है साइंटिफिक मेथड. इट यूज ए स्ट्रक्चर एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस टू investigate problem, test hypothesis, verify fact and generate new evidence. तो ये मेथड क्या करता है, इन दिस मेथड हम प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो अपनी हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट किया जाता है, हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है, देन जो भी फैक्ट है उनको वेरीफाई करते हैं एंड एट लास्ट जनरेट न्यू एविडेंस को जनरेट किया जाता है एंड इट इज ए ऑल्सो इम्पोर्टेंट टूल फॉर एविडेंस बेस्ड केयर. जो हम एविडेंस बेस्ड पेशेंट केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पेशेंट केयर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल होता है साइंटिफिक मेथड या रिसर्च मेथड. तो जो भी हम एविडेंस बेस्ड केयर प्रोवाइड करते हैं वो रिसर्च बेस्ड केयर होती है. देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड. तो साइंटिफिक मेथड या रिसर्च मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इन विच फर्स्ट वन एम्पिरिसिज्म. फर्स्ट कैरेक्टर होता है एम्पिरिसिज्म, मीन्स बेस्ड ऑन मेजरेबल ऑब्जर्वेबल डेटा गैदर्ड थ्रू सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन. मीन्स इस मेथड से जो भी हम नॉलेज गेन करते हैं, जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो मेजरेबल होते हैं, उनको मेजर किया जा सकता है, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है एंड उनका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक होता है ऑब्जेक्टिविटी. ऑब्जेक्टिविटी मीन्स ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, इट इज फ्री फ्रॉम बायाज, ओपिनियंस और सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन. थर्ड वन हाइपोथेसिस ड्राइव. मीन्स इस मेथड में, ये मेथड स्टार्ट होता है विथ ए हाइपोथेसिस. इनिशियली इस मेथड में जो स्टेप आती है, सबसे पहले होता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस का फॉर्मुलेशन किया जाता है, देन उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है, उस हाइपोथेसिस की टेस्टिंग की जाती है बाय रिसर्च. द नेक्स्ट वन एविडेंस बेस्ड. यूज्ड रिलायबल डेटा टू सपोर्ट कंक्लूजन, थियरीज एंड प्रैक्टिस. इस मेथड में जो थियरीज है, जो कंक्लूजन है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए रिलायबल डेटा को यूज किया जाता है. देन रेप्लिकेबिलिटी. Replicability means can be replicated by other researcher to verify result. Means इस मेथड को, इस मेथड से जो इंफॉर्मेशन गेन करी है उनको रेप्लिकेट किया जा सकता है अदर रिसर्चर द्वारा एंड इस नॉलेज को, इस रिजल्ट को फिर से वेरीफाई किया जा सकता है. देन प्रोग्रेसिव, सेल्फ करेक्टिंग एंड continuously refine as new knowledge emerge. The next one,
स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो अपना ये साइंटिफिक मेथड होता है, जो रिसर्च मेथड होता है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होती है। तो बेसिकली इसको डिटेल से अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विच इज नोन एज नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस। तो अभी सुपरफिशियली ओवरऑल हम देखते हैं कि इस मेथड में क्या क्या स्टेप्स होती है। फर्स्ट वन आती है ऑब्जर्विंग ए फिनोमिनोन और प्रॉब्लम। फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो फिनोमिनोन है, जो प्रॉब्लम है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। देन उसके बाद जो अपनी स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाते हैं। आफ्टर डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, रिव्यूइंग रिलेटेड लिटरेचर फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड और लिटरेचर का रिव्यू किया जाता है, जिससे रिसर्चर अपनी प्रॉब्लम को और बेटर वे में समझ सके। जब रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो जाता है तो उसके बाद जो स्टडी के वेरिएबल्स है उनको डिफाइन किया जाता है, डिफाइनिंग वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट। देन हाइपोथेसिस डेवलप की जाती है। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस होती है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। हाइपोथेसिस होती है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल बच्चों में यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो एक एग्जांपल है अपना कि स्मोकिंग कैन कोज इनफर्टिलिटी। स्मोकिंग कैन कोज इनफर्टिलिटी। तो ये क्या है? अपनी हाइपोथेसिस है, मीन्स अभी टेस्ट नहीं हुई है, इसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स है अपने पास, एक है स्मोकिंग और दूसरा है इनफर्टिलिटी। दूसरा क्या है? इनफर्टिलिटी। ये दोनों क्या है? वेरिएबल्स है। ये क्या है? अपने वेरिएबल्स है। और इनके बीच की जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है? स्मोकिंग कैन कोज इनफर्टिलिटी विच इज नोन एज हाइपोथेसिस। ये जो रिलेशन है इसी को बोला जाता है हाइपोथेसिस। एंड साइंटिफिक मेथड में हम क्या करेंगे? एविडेंस के साथ, सफिशिएंट डेटा के साथ इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है एंड एट लास्ट अपना फाइनल कंक्लूजन प्रिपेयर किया जाता है। तो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप आती है डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाएगा। देन एथिकल कंसिडरेशन को देखा जाएगा, जो एथिकल कंसिडरेशन है उनका रिव्यू किया जाएगा। देन फर्दर डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। देन ड्रॉइंग कंक्लूजन एंड रिवाइजिंग द हाइपोथेसिस इफ नेसेसरी। डेटा कंक्लूजन के बाद अगर रिवीजन की जरूरत है तो अपनी हाइपोथेसिस को फिर से क्या करेंगे? रिवाइज किया जाएगा। इस हाइपोथेसिस को फिर से रिवाइज किया जाएगा। एंड एट लास्ट कम्युनिकेटिंग द फाइंडिंग फॉर पीयर रिव्यू एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन। एट लास्ट इस फाइंडिंग को पीयर रिव्यू के लिए एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, फर्दर रिसर्च के लिए कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसमें हमने डिस्कस किया रिसर्च, रिसर्च की डेफिनेशन, नर्सिंग रिसर्च की डेफिनेशन एंड मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन विच फॉर्मल मेथड एंड इनफॉर्मल मेथड।